वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीएलएड फर्स्ट टर्म के लिए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में यहाँ पर शिक्षण सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो कौन कौन से सिद्धांतों को उसको दिमाग में रखना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इन सिद्धांतों के बारे में समझेंगे, इनका अर्थ समझेंगे। उसके बाद करके सीखने का एक सिद्धांत है, लर्निंग बाय डूइंग का। प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत है, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत है, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत है, आवृत्ति का सिद्धांत है, देन निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत है और विभाजन का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत हो जाते हैं यहाँ पर टीचिंग के लिए। तो वन बाय वन समझेंगे इन्हें। सबसे पहला यहाँ पे सिद्धांत आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में मनोविज्ञान के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो भी बच्चा सीखता है उसमें ये ज़रूरी होता है कि उस पूरी एक्टिविटी को बच्चा करके सीखे, उसमें खुद इन्वॉल्व रहे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस को वो गेन करता है। इसमें जो लर्निंग होती है बच्चे की, वो एक परमानेंट चेंज होती है स्टूडेंट में, और वो लर्निंग जो है स्थायी रूप से उनमें होती है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कोई भी बच्चा साइकिल चलाता है, साइकिल से अपने विद्यालय जाता है, तो उसने जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो सबसे पहले साइकिल को उसने पकड़ा होगा, उसे जो है पकड़ना सीखा होगा, पैडल मारना सीखा होगा। कई बार ऐसा होता होगा कि उसने जो है साइकिल चलाया, फिर उसके बाद उसे चोट भी लगी, देन उसके बाद उसने बैलेंसिंग सीखी। तो इस तरह से साइकिल चलाने की भी जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। तो इस तरह से यहाँ पर जो लर्निंग होगी वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। यहाँ पर बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और उस लर्निंग को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, जो भी लर्निंग होगी वो एक स्थायी परिवर्तन होती है स्टूडेंट में। और यहाँ पर जो भी शिक्षण होगा, चाहे वो टीचिंग का काम हो या लर्निंग का काम हो, उसमें क्रियाशीलता ज़रूरी होती है, एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं, और इन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही हमारी जो लर्निंग होती है वो ईज़िली होती जाती है और एक इंटरैक्शन बना रहता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो इस तरह से यहाँ पर ज़रूरी है कि जो भी फॉल्ट आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उनसे आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत काम रखा जाता है उनकी लर्निंग के लिए। देन एक फेमस जो है फ्रोबेल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि बालक जो कार्य करके सीखता है वह एक क्रिया के द्वारा सीखना कहलाता है, और ये जो सीखने का प्रोसेस है वो स्थायी रूप से बालक में निवास करता है। तो यहाँ पे जो भी लर्निंग होती है उसमें जो है एक परमानेंट चेंज आता है स्टूडेंट में। देन सेकंड जो सिद्धांत आता है, सेकंड प्रिंसिपल यहाँ पर हो जाता है प्रेरणा का सिद्धांत। तो यहाँ पर अधिगम के लिए ज़रूरी होता है कि प्रेरणा होनी चाहिए। टीचिंग के लिए ज़रूरी है कि प्रेरणा हो, बच्चे में सीखने की प्रेरणा हो और टीचर में सिखाने की प्रेरणा हो। तो अगर प्रेरणा की बात करें तो ये एक मानव स्वभाव होता है। यहाँ पर प्रशंसा से लोग खुश होते हैं, और अगर आलोचना की जाती है, बुराई की जाती है, तो लोग यहाँ पर मायूस हो जाते हैं। जब भी कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है, एक अचीवमेंट जो है गेन करता है, तो उसकी तारीफ़ की जाती है उसके टीचर्स के थ्रू, उसके माता पिता के थ्रू। तो यहाँ पर बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलता है इससे, और इस रीइंफोर्समेंट से ये होता है कि बच्चा और अच्छा करना चाहता है, यहाँ पर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। तो ये एक तरह से वहाँ पे मोटिवेशन का कार्य करता है। यहाँ पर केली महोदय का विचार दिया गया है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप से उपस्थित होती है। तो शिक्षण टीचिंग का जो काम होता है उसमें मोटिवेशन का बहुत इनिशियल रोल होता है और बहुत क्रूशियल रोल रहता है। यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो बच्चे को लगातार प्रेरणा देता है कि आपको सीखना है, अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करना है और एक अच्छे जो है लेवल तक पहुँचना है। देन प्रेरणा के तरीके क्या हो सकते हैं? दो तरीके हैं यहाँ पर। पहला तरीका हो जाता है शाब्दिक, जिसमें जो प्रेरणा दी जाती है वो बोल कर दी जाएगी, जैसे कि शाबाश बोला, अच्छा, अति उत्तम। तो यहाँ पर जब एक अचीवमेंट बच्चा गेन करता है, एक अच्छे मार्क्स को ला रहा है, या आपने कोई क्वेश्चन पुट अप किया है तो उस क्वेश्चन का एक सटीक आंसर बच्चा दे रहा है, तो आप कहेंगे अच्छा बोला आपने, सही आंसर था, शाबाश।
तो इस तरह से बच्चे को रीइंफोर्स करते रहना है, पुनर्बलन देते रहना है। देन अगर अशाब्दिक की बात करें यहाँ पर प्रेरणा की, तो उसमें दंड और पुरस्कार 2 रूप हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि बच्चा अगर डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पर आप उसको दंड देते हैं या उसे समझाते हैं, तो ये सारे अशाब्दिक हो जाते हैं यहाँ पर। देन थर्ड यहाँ पर सिद्धांत आता है रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि जो भी जो है टीचिंग करनी है, उसमें रुचि होनी चाहिए एक टीचर की, इंटरेस्ट होना चाहिए उसका, अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, तब जाके ये जो जो है कंटेंट डिलीवरी का प्रोसेस होता है कि आप बच्चों तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, वो इंटरेस्टिंग तौर पर होता है। ये जो सेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, वो बहुत जो है इंटरेस्टिंग रहता है यहाँ पर। तो जब एक टीचर बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिखाता है, तो वो अपना 100% उसमें देता है, उस टीचिंग में देता है, जिससे कि बच्चे यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के साथ में सीखते हैं और उन सारी लर्निंग को गेन करते हैं। और यहाँ पर क्लास में तब अनुशासन भी बना रहता है। उस तरीके से जो भी आपका टीचिंग मटेरियल है वो प्रेज़ेंट किया जाएगा, कंटेंट प्रेज़ेंट किया जाएगा आपके टीचर के द्वारा। तो इस तरह से रुचिपूर्ण शिक्षण की कुछ विधियाँ होती हैं, जिसमें सबसे पहले हो जाएगा जिज्ञासा होनी चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए और सहायक सामग्री होनी चाहिए। जिज्ञासा यानी कि यहाँ पर बच्चों को सीखने की चाह होनी चाहिए। सहसंबंध यानी कि जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, वो पहले बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना चाहिए, तब जाके उन्हें जो है न्यू कॉन्सेप्ट को आप बिल्डअप करेंगे। सहायक सामग्री होनी चाहिए, टीएलएम का यूज़ करना चाहिए, टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए यहाँ पर कंटेंट डिलीवरी के लिए। तो ये जो है रुचि का सिद्धांत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट सिद्धांत यहाँ पर शिक्षण का हो जाता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो जब एक टीचर कोई चीज़ पढ़ाता है या कोई भी ज्ञान बच्चों को देता है, तो वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए देता है। अगर क्लासरूम में एकत्रित हुए हैं यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई पर्पज़ होगा, किसी एक उद्देश्य के लिए वो लोग एकत्रित हुए होंगे। तो यहाँ पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही काम किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर विषय वस्तु बच्चों को सिखाई जाती है, उसी से रिलेटेड कंटेंट डिलीवर किया जाता है यहाँ पे। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको जैसे एक कविता पढ़ानी है बच्चों में, तो यहाँ पर आप अपने लक्ष्य को देखते हुए ही लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, आप पूरी प्लानिंग करते हैं, देन अपने कंटेंट को प्रेज़ेंट करेंगे। उसमें जो टीचिंग एड्स का यूज़ करने वाला होगा, वो टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है आप प्रदर्शन कार्य करते हैं यहाँ पर। इस तरह से कविता को आप डिलीवर करते हैं, ये पूरा प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो टीचिंग है, टीचिंग करने के लिए भी हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इसी चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं, हमें ये कंटेंट बच्चों को डिलीवर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर सिद्धांत आ जाता है शिक्षण का, जिसमें नियोजन का सिद्धांत आता है। ये फिफ्थ हो जाता है यहाँ पे। नियोजन के सिद्धांत का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो भी टीचिंग की जाएगी टीचर के द्वारा, वो एक प्लान्ड वे में सीक्वेंसिंग के तौर पर की जाएगी, कि जो भी पढ़ाना है वो सीक्वेंस में पढ़ाना है, 1 बाय 1 करके पढ़ाना है और एक प्लान्ड वे में जो है कंटेंट को डिलीवर करना है स्टूडेंट तक। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों को समझने में आसानी रहती है कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, क्या वो जो है समझाना चाह रहे थे यहाँ पर, उन सारी चीज़ों के लिए बच्चा यहाँ पर क्लियर कट रहता है। तो जैसे एक टीचर को संधि पढ़ानी है, तो उसे ये चाहिए कि सबसे पहले संधि वर्ड के बारे में बताए, देन परिभाषा बताए, देन उसके उदाहरण को समझाए। इस तरह से यहाँ पर एक सीक्वेंसिंग फॉर्म में ही और प्लान्ड वे में ही अपना कंटेंट डिलीवर करना चाहिए। तो इस तरह से शिक्षण का सिद्धांत ये हो जाता है यहाँ पर कि नियोजन होना चाहिए, पूरी तरह से क्रमबद्धता होनी चाहिए और प्लान्ड वे में चीज़ों को डिलीवर करना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर सिद्धांत आ जाता है शिक्षण के सिद्धांत में चयन का सिद्धांत। चयन का मतलब हो जाता है कि आपको कंटेंट कहाँ से सेलेक्ट करना है, ये आपकी चॉइस है। तो टीचर को चाहिए कि वो अलग-अलग सोर्सेस से अपना कंटेंट जो है एकत्रित करे, देन जाके जो है एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को बच्चों तक डिलीवर करे। इस तरह से शिक्षण जो है एक जटिल प्रक्रिया होती है। टीचिंग का जो प्रोसेस है वो एक जो है वास्ट एरिया होता है, वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर जो कंटेंट देना है वो ऑथेंटिक कंटेंट देना है यहाँ पर। वो एक
प्लान्ड वे में जो है डिलीवर करना है बच्चों तक, तो सबसे पहले टीचर को चाहिए कि वो ये डिसाइड कर ले कि उसे कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और उसके लिए उसे क्या जो है एड्स की ज़रूरत है, कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे प्रेज़ेंटेशन करना है और जो क्लासरूम में जो है सिचुएशन आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसे कैसे फेस आउट करना है, ताकि जो है इन सारे प्रोसेस को करने के बाद में वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक सफल जो है कार्य में इंक्लूड कर सके। तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कि एक चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। टीचर के दिमाग में ये होना चाहिए कि उसे इस प्रोसेस को करना है, तो क्या जो है अपने अंदर ऑप्ट करना है, कौन-सा कंटेंट लाना है, कौन-सी मेथड्स को अडॉप्ट करना है। तो ये सब जो है चयन प्रक्रिया एक टीचर में होनी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है सिद्धांत शिक्षण के लिए व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत मतलब हो जाता है कि एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। ना उन्हें फिजिकली उन्हें जज करना चाहिए, ना मेंटली जज करना चाहिए, ना इमोशनली जज करना चाहिए। तो इस तरह से एक टीचर को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कुछ बच्चे डिसिप्लिन्ड वे में रहते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर इनडिसिप्लिन्ड होते हैं। तो ये बात जो है उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, देन जाके क्लासरूम मैनेजमेंट करना चाहिए कि हम किसी बच्चे पे चिल्ला नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते। आपको बच्चों को समझाना है और ये दिमाग में बात रखनी है अपने कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो दूसरा बच्चा नहीं अच्छा है, तो वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि उसे कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो क्वेश्चन करेगा। आपको उसका आंसर बहुत कामली देना है, एक बार नहीं 100 बार देना है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी सिचुएशन आती है, वो आपको ये दिमाग में रख के ही टैकल करनी होती है कि यहाँ पर बच्चे हैं, 100 तरह के बच्चे हैं और हर एक की अपनी अलग प्रॉब्लम है, हर एक का अपना स्वभाव है, हमें उसी के अकॉर्डिंग हर बच्चे को डील करना है और तब जाके क्लासरूम मैनेजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का सेग्रीगेशन नहीं करना होता है बच्चों के साथ में, ना उनके फिज़िक में और ना ही उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर में, ना ही उनके मेंटल स्ट्रक्चर में, ना इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे के दिमाग में ये चीज़ नहीं डालनी है कि आप उससे बेटर नहीं हैं। तो ये जो है एक टीचर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें इक्वालिटी लानी है क्लासरूम में कि हर बच्चा इक्वल है मेरे लिए, हर बच्चे को मैं उतनी ही इम्पोर्टेंस देती हूँ, सबकी प्रॉब्लम्स को मैं उतने ही अच्छे से सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर सिद्धांत आ जाता है शिक्षण के लिए लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। तो लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत जो होता है इसमें समानता भी होती है और सहभागिता भी होती है। तो एक टीचर क्लासरूम को जब मैनेज करता है उसमें हर एक बच्चे को समान नज़रों से उसे देखना चाहिए और हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके क्लास की एक्टिविटीज़ में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इस तरह से हर किसी को एक समान नज़रों से ही देखना चाहिए और रीइंफोर्स कर रहे हैं तो सभी को करेंगे, दंड देंगे तो भी सभी को करेंगे। तो एक लोकतांत्रिक जो है व्यवहार सभी के साथ करना चाहिए, इक्वल सबको राइट्स देने चाहिए। नेक्स्ट शिक्षण का जो सिद्धांत आ जाता है यहाँ पर वो जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत है। यहाँ पर एनसीएफ जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 उसमें भी ये बताया गया है कि जो भी शिक्षा दी जाएगी वो जीवन से जोड़ने की बात की जाएगी। इसमें जो भी बच्चे को नॉलेज दी गई है उसे बच्चा अपने जीवन में अप्लाई कर पाता है, उसने अपनी सिचुएशंस में अप्लाई कर पाता है या नहीं, इस पे जो है हमें शिक्षा के लिए फोकस करना है। तो यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को वो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि उस थ्योरी पार्ट को वो प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए शिक्षण के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। टीचिंग ही एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम एजुकेट कर सकते हैं बच्चों को और ये जो टीचिंग होती है वो बालक को ही ध्यान में रखकर की जाती है। इस बात को ध्यान में रखकर जो है टीचिंग की जाती है यहाँ पर कि बच्चा ही सेंटर पॉइंट है, उसी की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें जो है उन्हें शिक्षा देनी है और उस शिक्षा को हमें ऐसे जो है कोरिलेट करना है कि वो अपने जीवन में हो रही चीज़ों में उस नॉलेज को अप्लाई कर पाएँ, उन चीज़ों को जो है देख पाएँ, ऑब्ज़र्व कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षण का
सिद्धांत आता है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत का मतलब हो जाता है कि अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो परफेक्शन के लिए जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। तो कोई भी चीज़ अगर नहीं आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट अगर नहीं आ रहा है, कोई भी मेथड अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप लगातार उस जो है काम में प्रैक्टिस करते रहेंगे यहाँ पर, तो उससे जो है आप जो है एक्सपर्ट हो जाएँगे उस चीज़ के लिए, और उसमें जो है आपको महारत हो जाएगी। इसलिए आपने एक कहावत भी सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो आप अगर बार-बार प्रयास करेंगे किसी चीज़ के लिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर जैसे गणित के सूत्र हैं यहाँ पर, मैथ्स में जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, या फिर केमिस्ट्री में जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, या फिर फिज़िक्स में जितनी भी डेरिवेशंस होती हैं, तो इन सबको समझने के लिए आज ज़रूरी है कि आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहें। लिखेंगे, बोलेंगे, उन सब सारी चीज़ों को समझेंगे, तो इससे जो है ईज़िली आप उनको गेन कर सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि ये होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट हमें नहीं पसंद है और उससे हमने दूरी बना ली है यहाँ पर, तो वो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बाद में भी नहीं अच्छा लगेगा। और अगर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा है, उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हमें धीरे-धीरे अच्छा लगने लगता है, उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो जब तक आप किसी चीज़ को नहीं करते हैं, तब तक आपको डर लगता है। अगर आप किसी चीज़ को करने लगते हैं, तो आपका डर वहाँ से खत्म हो जाता है। आवृत्ति के यहाँ पर कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि गृह कार्य, बच्चे को होमवर्क दिया जाना चाहिए, मासिक परीक्षाएँ होनी चाहिए, मंथली टेस्ट होने चाहिए बच्चों के, ताकि उनकी प्रैक्टिस जो है बनी रहे यहाँ पर। उसके साथ-साथ छात्रों से पाठ समझाने को कहना चाहिए। तो एक जैसे आपको टर्न वाइज़ बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि आज ये पढ़ाया गया है, तो आप कल इसको जो है पूरी क्लास को समझाएँगे। तो वन बाय वन ऐसे जो है कॉल करते रहिए कि बच्चों को जो है समझाना है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और उनमें जो है एक इंटरेस्ट भी रहेगा कि मुझे समझाना है, तो मैं इस चीज़ के बारे में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है सिद्धांत, जिसमें निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत से लाभ होता है। तो निर्माण एवं मनोरंजन का मतलब है कि जो भी टीचिंग की जानी चाहिए, वो यहाँ पर रचनात्मक तौर पर की जानी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए। यहाँ पर जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट की जानी चाहिए बच्चों में। तो क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी रहेगी तो बच्चा नॉलेज को खुद ढूँढेगा, निर्माण करेगा नॉलेज का, और ये जो प्रोसेस होगा वो उसके लिए एन्जॉयिंग होगा। यहाँ पे उसे बोरियत नहीं लगेगी किसी भी तरह। जैसे यहाँ पर निर्माण एवं मनोरंजन की उपयोगिता क्या है? तो इससे बच्चे स्वयं सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उसमें थिंकिंग के लिए जो है मोटिवेटेड रहते हैं। तो इस तरह से कैसे, जैसे आपको बच्चे को सिखाना है बस गणित के बारे में, तो इस तरह से यहाँ पर सिखाया जाना चाहिए। 2 एकम 2, उठो सवेरा मुँह धो लो, 2 दूना 4, बहुत न खाना आम का अचार, 2 तिया 6, मीठी-मीठी बात कह, 2 चौके 8, मेले में जाओ करके हाट बाट। ऐसे ही जो है आगे आपको गिनतियाँ सिखाते रहना है बच्चों को। तो एक जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, एक जो पोएम का तरीका होता है, उस तरह से आपको बच्चों को सिखाना होता है यहाँ पर, क्योंकि 1st टू 5th के बच्चों को सिखाना थोड़ा-सा टफ़ होता है यहाँ पर। प्राइमरी लेवल पर सिखाना थोड़ा-सा टफ़ होता है। बच्चे का मेंटल लेवल उतना नहीं डेवलप होता है, तो यहाँ पे बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, प्रेशराइज़ हो जाते हैं कि कैसे वो सीखें। बहुत काम और कूल एनवायरनमेंट में उन्हें लर्निंग देनी है। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर जो सिद्धांत आता है शिक्षण का, वो विभाजन का सिद्धांत हो जाता है। विभाजन का सिद्धांत का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं कंटेंट को, देन डिलीवर करेंगे टीचिंग के थ्रू यहाँ पर स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर जब छोटे-छोटे गोल्स देते हैं और उनके थ्रू कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो वो कंटेंट ईज़िली जो है स्टूडेंट तक पहुँचता है और वो जो है इंटरेस्ट के साथ में उस चीज़ को सीखते हैं। और ये जो स्टेप्स होंगे, वो एक सीरिएशन में होंगे, क्रमबद्धता होगी उनमें। यहाँ पर जैसे आपको व्याकरण सिखाना है स्टूडेंट्स को, तो सबसे पहले अक्षर का ज्ञान कराएँगे उन्हें, फिर शब्दों का ज्ञान कराएँगे, फिर वाक्य बताएँगे और उसके बाद बताएँगे कि कैसे व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में
सब्जेक्ट को अप्लाई किया जाता है, व्याकरण को अप्लाई किया जाता है, बोलचाल की भाषा में कैसे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं कोई भी नई चीज़ को सिखाने के लिए, ताकि यहाँ पर बच्चा प्रेशराइज़ ना फ़ील करे, किसी भी तरह का बर्डन ना फ़ील करे और नई चीज़ को इंटरेस्टिंग तरीके से सीखता चला जाए। तो इस तरह से यहाँ पर शिक्षा के कुछ सिद्धांत थे जिन्हें आपको बताया गया। थैंक यू एवरीवन।